इंटरनेशनल सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यहाँ पे हैं। तो ये सबसे पहले सिंगापुर में इसका क्या हुआ है, आयोजन किया गया है। सांग्रीला जो संवाद होता है, ये होता किस लिए है, मेन फैक्ट इसका ये है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो सिक्योरिटी और जो डिफेंस यानी कि रक्षा जो कूटनीति है उस पर बात करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देश हैं, रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख ये बैठते हैं। भारत के लिए कौन गया, भारत से कौन गया था, राजेश कुमार सिंह गए थे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर एक फैक्ट, राजेश कुमार सिंह दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट क्या है, ये एशिया प्रशांत में होता है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जस्ट मैंने लिख दिया है कि हाँ ये मई की घटना है। आसियान देखेंगे अभी नीचे, इसका और डिटेल में लिखा हुआ है। क्वाड के जो विदेश मंत्री हैं इनकी बैठक हुई है। तो क्वाड किस लिए है, समुद्री सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया अभी हम देखते हैं। 11वीं बैठक कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में। ठीक, विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं वो यहाँ पे क्या थे, अध्यक्ष थे। एक फैक्ट, ये हमारे लिए क्वाड इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी बैठक नई दिल्ली में हो रही है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना है। पिछली बार G7 में कुछ ऐसा कहीं का क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन आया था, मतलब वो अमेरिका देश ने पूछा था, वो नाम पूछा था, तो मैंने नाम डाल दिए। जैसे अमेरिका से कौन आया था, मार्को रूबियो। ऑस्ट्रेलिया से कौन आया था, पेनी वोंग। यानी कि सारे विदेश मंत्री हैं ना, इधर इधर इधर। और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं। जापान के क्या हैं, उनका तो नाम ही अजीब से रहता है, तोशिमित्सु मोटेगी। ठीक है, तो ये सब चारों लोगों के नाम हमें याद रखने हैं। तो इन्होंने ये जो शुरू किया है, दिस इज द की पॉइंट, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन शुरू किया गया है, इसमें समुद्री निगरानी को बढ़ाना है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, क्वाड एट सी। क्वाड एट सी ये शिप ऑब्जर्वर मिशन की मेजबानी करेगा। इसमें जो है भारतीय, ये किस लिए है, भारत जो है मानवीय सहायता है, तो क्वाड एट सी यहाँ पे शिप ऑब्जर्वर मिशन की मेजबानी करेगा कौन, भारत। और क्वाड क्रिटिकल मिनरल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, जहाँ भी मतलब ऐसा तो नहीं कि यूएसए वाले इसको स्पेशली देखे कि क्या बुराई कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि जहाँ पे भी मिनरल्स दिखेंगे उधर अमेरिका दिखेगा। और यहाँ पे क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क हो रहा है, तो यानी कि भारत में अगर इस तरह का कुछ मिलेगा तो खोद डालो, जापान में मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में मिले, कहीं भी मिले, बस हमें क्या चाहिए, मिनरल से ही, बस हो गई बात। ईपीसी का 8वां शिखर सम्मेलन है। क्या है ईपीसी, ईपीसी का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान में हुआ है और इसमें 48 मोटो क्या है, भविष्य का निर्माण। तो ठीक है, उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, छोड़ सकते हैं इसको। रायसीना डायलॉग, ये क्या है, 11वां संस्करण है, नई दिल्ली में हुआ है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने दोनों ने संयुक्त रूप से इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो ये कब है, यानी कि मार्च 2026 की घटना है, तो इम्पॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग, थीम क्या है इसका, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। गजब, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, ये इसका थीम रखा गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये थीम डायरेक्टली किसी को उस तरह से अगर पूछा जाए तो वो बता सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। संस्कार हो रही है, मतलब इसको कैसे याद करेंगे कि किसी के संस्कार पे कैसे हम उसको जानते हैं, उसके कथन यानी कि उसके बातों पे, और वो अपने लाइफ में किस तरह से सामंजस्य बिठाता है, और वो जिस तरह से सामंजस्य बिठाएगा उसी से उसकी उन्नति होगी। ऐसे करके हम याद कर लेंगे। ठीक है, प्रमुख स्तंभ जो है 6 मुख्य स्तंभों पर आधारित था। पिछली बार G20 था शायद, उसमें वो जो कमल बना था ऐसे कुछ करके, तो उसमें पूछा था, यूपीपीसीएस ने कहीं पूछा था कि कितने उसमें मतलब वो पंखुड़ी थी, उसका क्या मतलब था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मैंने कहीं देखा। तो विवादित सीमाएं, यानी कि जो 6 स्तंभ हैं, तो इन 6 स्तंभों को भविष्य की दुनिया, शांति और ये सब चीज़ें यहाँ पे व्यापार है, व्यापार है। तो मोदी जी ने जो है क्या कहा, वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो दिस इज द फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टप यहाँ पे क्या मुख्य अतिथि थे। अभी हमने देखा था उस इससे पहले वाले वीडियो में कि मुख्य अतिथि पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पे इन्होंने की नोट एड्रेस दिया जो है।
6 जो मुख्य स्तंभ रहे हैं, विवादित सीमाएं, इन सब चीज़ों पे। और यहाँ पे भी एक शुरू हुई, क्या शुरू हुआ, SDI। SDI का मतलब क्या है, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव की पहली संबद्ध कड़ी का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है, तो ये सब सारा काम कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है ना, नई दिल्ली में। इसके बाद जो है यहाँ पे और कुछ शुरू हुआ है, रायसीना ग्लोबल इनोवेशन स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कैसे सवाल मतलब फंसाएगा, अगर ऐसे सवाल दे दिया कि रायसीना 2026 में जो बैठक हुई थी, रायसीना ग्लोबल इनोवेशन ट्रायंगल, यहाँ स्क्वायर की जगह ट्रायंगल दे देगा या कुछ और दे देगा, तो हमें याद रखना है कि ट्रायंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, ऐसे करके होल स्क्वायर बना के याद कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाए, तो इस वजह से इसको टाइम, अदरवाइज इसको बहुत तेज़ी से पढ़ के ख़त्म हो जाता, बट तो वही है कि सब चीज़ें इधर से पढ़ते हैं उधर से उड़ जाती। ग्रीन ट्रांजिशन पे जो है ये एक बोर्ड का गठन किया गया ताकि यहाँ पे मतलब एक भविष्य ठीक ठाक सस्टेनेबल भविष्य पे बात हो। तो आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, और ग्रीन ट्रांजिशन याद रहना चाहिए। इसका उद्घाटन किसने किया है और मुख्य अतिथि कौन था, और इसमें 6 पिलर के मतलब कितने पिलर थे, 6 हैं, कौन कौन से हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आसियान का जो है 48वां संविधान मतलब वो हुआ क्या, समिट हुई, इससे पहले भी यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है, फिलीपींस के सेबू में हुआ है, तो याद रखना है फिलीपींस पहला। अध्यक्ष कौन था, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, नाम बड़ा अच्छा इनका, मार्कोस याद रखना, मार्कोस, आसियान मार्कोस, ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे कि एक यान है ना, आसियान यान है, और वहाँ पे मार्कोस नाम का एक आदमी है, वो जूनियर है, मतलब उसका मेन ड्राइवर कोई और है, बट यहाँ पे मान लेंगे कि मार्कोस ही ड्राइवर है। तो यहाँ पे अध्यक्ष हो गए। मुख्य थीम क्या था, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, मतलब अपना जो फ्यूचर है ना वो नेविगेट करना है। तो नेविगेट वैसे कैसे करेंगे, मार्कोस क्या चला रहा है, नाव चला रहा है, एक यान चला रहा है ना, तो नेविगेटिंग। इसी तरह से आसियान यान है, यान मतलब गाड़ी, आई थिंक ये यान संस्कृत का शब्द है, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी थीम याद हो जाएगी। सेबू प्रोटोकॉल, अभी ये पूछ लेगा कि सेबू प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये बताएंगे कि ये जो 48वां मतलब आसियान शिखर सम्मेलन है उसी संबंधित है। तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां सदस्य जो है यहाँ पे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है। और यहाँ पे चीन की जो है, चीन सागर में जो दक्षिण चीन सागर है, एक्चुअली चाइना इस समय एक ड्रैगन वाले रोल में रहता है ना अक्सर, तो इधर ये ईस्ट चाइना सी, वेस्ट मतलब ये क्या, ये साउथ चाइना सी, ये है सॉरी, ये है ईस्ट चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी, ऐसे ही है ना, हाँ। तो यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर, यानी कि यहाँ पे स्थिरता बनी रहे, और ब्लू इकोनॉमी की जो पहले हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये शुरू किया गया है। और आपदा के लिए क्या, ASPECT, आसियान, ये सब डिजास्टर रिस्पांस फ्रेमवर्क, तो ठीक है, इतना ये नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे एक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कई बार क्या करता है कि जैसे कि एक क्रम पूछ लेगा, इसके लिए आपको अलग से एक, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ इस तरह से एक अलग इसको लिख लेना है एक पेज में, कि जैसे आसियान का अभी कहाँ पे हुआ है, ये फिलीपींस में हुआ है ना, तो यहाँ पे फिलीपींस में हुआ है। अभी 49वां, यानी कि नेक्स्ट वाला कहाँ पे होगा, सॉरी फिलीपींस में, फिर से फिलीपींस में होगा, अच्छा। अब तो फिलीपींस अगर यहाँ पे है तो ये सेबू याद रखना है, CEBU, सेबू याद रखना है, और इसका मनीला याद रखना है, मनीला का वो कुछ होता है ना, आइसक्रीम आती है शायद, तो ये दोनों फिलीपींस हैं। अच्छा है कि 2 शहर नहीं याद कर, मतलब 2 देश नहीं याद करने। फिर ये शिखर सम्मेलन आई थिंक ये हो चुका है, तो इसको हम दोबारा नहीं देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, G7 का शिखर सम्मेलन। इससे पहले 2015 में आई थिंक एक सवाल आ चुका है, तो ये क्या है, 52वां शिखर सम्मेलन है किसका, G7 का। और यहाँ पे युद्ध, यानी कि यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और एनर्जी सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पे वैश्विक जो है क्या हो रहा है, मतलब पावर शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि अमेरिका, चाइना और ये रसिया, और इसके साथ जो है जो वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, तो कई जो है पावर्स में क्या हो रहा है,
शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक बहुत मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में होता है। तो सम्मेलन का आयोजन, अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ों पे मैं हाईलाइट करूँगा ये सब इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस में हुआ है, कहाँ पे, एक रिसॉर्ट है उसका नाम है एवियन लेस बैंस। क्या है, एवियन लेस। अभी कैसे याद करना है कि देखिए एक आदमी है वो फ्रांस में रहता है ना, तो वो उसका ब्रेन यहाँ पे कैसा है, लेस है। ऐसे बेन्स को ब्रेन बना देना है, तो उसका ब्रेन कैसा है, एलियन का है, तो ऐसे याद हो गया। फिर उसको खाने के लिए क्या देते हैं, मैक्रोनी देते हैं, यानी कि यहाँ पे इनैमुअल मैक्रो हो गया, तो मैक्रोनी देते हैं। अब इसके जो G7 सदस्य देश के प्रमुख हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, G7 सदस्य देशों के प्रमुख हो, यानी कि G7 सदस्य कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि मैक्सिमम देश कहाँ से हैं, यूरोप से हैं और अमेरिका से यानी कि नॉर्थ अमेरिका से 2 देश हैं, कनाडा है और अमेरिका है। तो जब भी इस तरह के कोई मतलब मैप याद करना हो तो ये बहुत आसान हो, मतलब इस तरह के सदस्यों को ना याद करना है तो ये बहुत आसान होता है कि इनके, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका को कोई है नहीं तो नहीं बनाएंगे, ये हमारा इधर का यूरोप है, फिर ये इधर ये जापान है। तो एशिया से कौन है, एशिया से सिर्फ जो है जापान है, ठीक। तो एक तो चलो कॉन्टिनेंट वाइज देखे जैसे, तो एशिया से कौन हो गया, हमारा जापान हो गया, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका से कौन हो गया, 2, भाई अमेरिका तो रहेगा ही, और दूसरा क्या है, कनाडा, ठीक है। अब कितने बचे टोटल, G7 यानी कि 7 हैं, हो गए 3, अभी बचे 4, तो ये 4 कहाँ से हैं, यूरोप से हैं। तो अब यूरोप में सबसे पावरफुल देश कौन सा था कभी भी, तो वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन को मतलब एक जो बराबर की टक्कर देने वाले देश कौन थे यूरोप के अंदर ही, तो वो थे जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। और वर्ल्ड वार में जो है इटली भी उसमें था, तो हो गए बस ख़त्म, ऐसे याद हो जाता है मैप से, है ना। तो ये हमारा अमेरिका हो गया और कनाडा हमने देख ही लिया है, जापान यहाँ पे है। तो इन सब के नाम, ट्रम्प इधर, कीर स्टारर, मेलोनी, इनका नाम क्या है, साने तकाइची और मार्क कार्नी, ये कनाडा से। तो इनके नाम जो है पूछ लेता है तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। भारत जो है इस शिखर सम्मेलन में 13वीं बार जो है भाग लिया था, हम उसके सदस्य नहीं हैं लेकिन हमको बुला लेता है तो चले जाते हैं, बस इतना ही याद रखना है। आमंत्रित सदस्यों के अलावा जो है यहाँ पे मतलब आमंत्रित सदस्य हम थे, बस ये याद रखना है। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा। तो ब्राज़ील, मतलब भारत के अलावा ब्राज़ील, कोरिया, केन्या, यूक्रेन, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तो इनको भी याद करें क्या, याद कर सकते हैं कैसे। एक तो ये यूक्रेन है बेचारा, इसमें बहुत मार पड़ी है उसको। अफ्रीका से सोचा कि चलो किसी को बुला लेते हैं तो केन्या को बुला लिया। अब जापान को मान लीजिए वहाँ पे सदस्य है तो जापान का जो पड़ोसी है कोरिया, उसको बुला लिया। एक अमेरिकी महाद्वीप से यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से किसी को बुलाना था, अमेजन के जंगलों से, तो ये ब्राज़ील को बुला लिया। अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट से किसी को बुलाना था, इस्लामिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना था, तो ये 3 लोगों को बुला लिया, मिस्र, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से अब याद करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें मतलब एलिमिनेट हो जाती। अब देखिए मैंने यहाँ रूस की बात नहीं किया क्योंकि हमने यूक्रेन की बात कर लिया, तो रूस नहीं था इसमें। तो सदस्य देशों में यूक्रेन के समर्थन के लिए, ठीक है, बस ये इतना हो गया। यहाँ पे कुछ और बना है क्या, देखिए हर जगह पे आपको एक चीज़ दिखी, क्रिटिकल मिनरल्स रेजिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस की क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है, बोला गया है, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल ये प्रोडक्शन अलायंस किसको याद, यहाँ पे याद रखेंगे, क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन अलायंस, डिजिटल AI, इन सब चीज़ों पे। मोदी ने कहा मानवता प्रथम, तो ठीक है भाई, मानवता प्रथम मान लेते हैं। और CDRI और मिशन लाइफ के तहत ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा फैक्ट है, फैक्ट ये है कि ये जो 7 देश हैं इनके पास वैश्विक GDP का 44% ये कंट्रोल करते हैं और ग्लोबल वेल्थ जो है वो 60%। गजब, मतलब अगर दुनिया में 100 रुपये की वेल्थ है तो 60 रुपये में तो यही 7 देश हैं, ठीक है। और जो GDP है वो 44% यही कवर करते हैं। फिर से हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, टेबल इन द सेंस कि यही छोटा सा, ये चीज़ें हम करते रहेंगे तो इससे हमें बोझ नहीं लगेगा। जैसे हमने आसियान का बनाया था ना, इसी तरह से हम G7 का बनाते हैं। तो G7 में जो 51वां यानी कि 51, ये कहाँ पे हुआ है, ये कनाडा में हुआ है, पिछले साल हो गया है ना,
नास्किस, ये कनाडा में हुआ है और 52वां अभी चल रहा है, मतलब हो चुका है 53, तो 51, 52, 53, तो ये कहाँ हुआ है, ये फ्रांस में हुआ है, अभी वाला फ्रांस में हुआ है। और ये नेक्स्ट कहाँ पे होगा, ये होगा अमेरिका में। बस, तो ऐसे ऐसे इसको कैसे याद करेंगे, 52, 53, मतलब 51, 52, 53, कनाडा और फ्रांस, ये क्या है सेम। मतलब अभी मैं इस जल्दी ही एक यूट्यूब पे इसी चैनल पे फ्री मतलब डिटेल्ड जो मैपिंग है, मैपिंग एक्चुअली इसलिए नहीं होती कि वो एग्ज़ाम में आएगी, मैपिंग इसलिए पढ़ी जाती है कि आपको इंटरनेशनल चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एग्ज़ाम में आ जाए तो वो तो एक बहुत छोटा सा उसका फ़ायदा है, मेन फ़ायदा होता है आपको हर चीज़ पढ़ने का एक नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कनाडा है, यहाँ पे अमेरिका है, इन दोनों के बीच में कौन आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया फ्रांस, ये। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 51 नंबर, 52 नंबर और ये 53 नंबर। अब इस तरह से अगर हम पढ़ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, भूलेगा। क्लियर, बस हो गया। क्रिटिकल मिनरल मंत्री स्तरीय बैठक अभी अलग से हो गई, फिर से कहाँ पे हो रही है, वाशिंगटन DC। यानी कि अभी तक जितनी क्रिटिकल मिनरल थी, मतलब कोई बैठक है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई कुछ भी है, तो वहाँ पे अमेरिका का नाम जरूरी था, तो अभी यहाँ पे भी है। तो ये क्या कर रहा है, 14 देशों को, प्रतिनिधियों को बुला रहा है और कहेगा भाई खोद डालो अपने अपने यहाँ जंगल जो भी मिले। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जयशंकर साहब को बुलाया गया था, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें याद करने के लिए बोल दे रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत सबको है, हमें भी है ना। फोर्ज, तो ये यहाँ पे एक इस मतलब कुछ बनाया गया है, क्या है, फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट, एक फोरम है जो क्या करेगा, जियो स्ट्रेटेजिक यानी कि जो जियोग्राफिकल जो स्ट्रेटजी है, यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है ना, वो उस तरह से उनके इंगेजमेंट की घोषणा कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 16वां यानी कि इंडिया EU समिट कहाँ हुई है। अब ये समिट इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ये इसके आउटकम पे होता है, मतलब ये हो कहाँ रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, नई दिल्ली में हो रही है। और इसकी अध्यक्ष कितने लोग हैं देखें, एक तो है हमारे मोदी जी, दूसरे हैं यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपीय काउंसिल, नहीं काउंसिल, हाँ काउंसिल है, EC है ना, एंटानियो कोस्टा। और फिर यूरोपीय कमीशन यानी कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेयर लेन। ये तीनों सह अध्यक्ष थे इस पे, यानी कि तीनों लोगों ने यहाँ पे क्या किया। और यही दोनों यानी कि मोदी जी तो रहेंगे नहीं, चीफ गेस्ट है ना, चीफ गेस्ट बाहर का होता है, तो ये एंटानियो कोस्टा और ये डेयर लेन जो है, ये 77 जो रिपब्लिक डे था ना, उस पर ये चीफ गेस्ट भी रहे, याद हो गया। ये तीनों अध्यक्ष थे, मोदी साहब भी थे। इसके अलावा जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट में कौन, डेयर लेन और एंटानियो कोस्टा, दोनों ये चीफ गेस्ट भी थे, ये याद हो गया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या हुई, ये हमें देखना है। यहाँ पे मैं 5 स्टार नहीं लगा रहा हूँ, बट ये है इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि हम 18 साल से क्या कर रहे हैं, FTA का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वही वाला FTA जो इधर वो दे दिया था, क्या उसका नाम है, फरमान जारी कर दिया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हिस्ट्री में गोल्डन फरमान दिया था, फारूक सियार था आई थिंक, हाँ। तो उसी तरह से क्या था कि बोला कि ठीक है आप आइए, मस्त जो है व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस तरह से ये यहाँ पे मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। 18 सालों से हम इस पर काम चल रहा था, बट इस बार क्या हुआ है कि ये समझौता हो चुका है और इसको नाम क्या दिया गया है, मदर ऑफ ऑल डील। अब इस तरह से अगर सीधा सीधा पूछ लेगा कि सबकी जो मतलब जितनी भी डील्स होती हैं उनकी मदर किसको बोला, कौन सी डील है, और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, उसमें नाम अमेरिका का दे देगा, तो लगेगा हाँ अमेरिका का है, बट ये कहाँ का है, ये यूरोपियन यूनियन का है ना, यूरोपियन संघ का है, तो ये याद रखना है। और दोनों पक्षों ने टूवर्ड 2030 इंडिया EU जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक एजेंडा को अपनाया है। तो ये जो रेड से मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये इस तरह की चीज़ें आएंगी तो बस दिमाग से आपको तुरंत सही कर देना है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे ये नहीं देगा, मतलब ये हो सकता है दे दे, तो ये तो सबको याद रहेगा। कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक एजेंडा का मतलब क्या है कि अब हम
दोनों मिल के प्लान बनाएंगे कि कैसे काम करना है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से मतलब कॉम्प्रहेंसिव, मतलब साथ में बनाएंगे, है ना। फिर क्या है, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा जो है देश बन गया है जिसमें कि मतलब EU के साथ इस तरह का कोई एग्रीमेंट है। तो देखिए, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, और इधर क्या है, जापान। जब भी मैं मैपिंग करवाऊंगा तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं करेंगे ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये नहीं, ऐसा नहीं। हम मैप में देखेंगे, इन सब की विचारधारा देखेंगे। जैसे ये लेफ्टिस्ट कंट्री है, ये राइट विंग कंट्री है, ये राइट विंग कंट्री है। जहाँ पे आपको ब्राज़ील साउथ कोरिया दिखेगा, मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पे आपको जापान भी दिखेगा, और जापान दिखेगा यानी कि इनका एक ग्रुप होगा और वो है अमेरिका के साथ का। ठीक है, ये चीज़ आपने अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स देखे वहाँ पे नॉर्थ कोरिया नहीं दिखा। उसका सिर्फ एक कारण है, ऐसा नहीं कि वो मिसाइल छोड़ देता है ये मेन कारण है, नहीं। मेन कारण है उसकी विचारधारा, वो लेफ्ट को यानी कि रसिया, चाइना और इन सब को फॉलो करने वाला, वो मतलब उसकी जो विचारधारा इस तरह से। तो अगर हम विचारधारा के लेवल पे कंट्री को, मतलब देश को समझ लें तो बहुत सारा करंट अफेयर्स या पढ़ने का तरीका हमारा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा एशियाई जो है देश बन जाता है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का यहाँ पे गठन किया गया है। तो पूछ लेगा सीधे से, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन कहाँ पे किया गया? तो ये भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हुआ है, होराइजन यूरोप कार्यक्रम के तहत ये। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, दोबारा इनको मुझे करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, पहले से मैंने इसको रेड से कर रखा है, ये रेड वाले ही पढ़ लेना, बस हो गया। इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। अगर ये सऊदी अरब में होती तो शायद उतना काम का नहीं था, मतलब उधर होती, तो अभी इधर हुई है। तो इसकी सह अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर। और UAE के जो विदेश मंत्री हैं, इनका क्या नाम है? खलीफा शाहीन अल मरार। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? जब CA NRC पे, देखिए मैं इसको मतलब ऐसा कोई विवाद का कारण नहीं बनाना है, बस मैं कुछ चीज़ें याद करने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, है ना। बाकी जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मैं पूरी तरह से न्यूट्रल होके मैं बात करता हूँ। न्यूट्रल इन द सेंस कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है ना। मुझे जो चीज़ें लिखी हैं उनको करवाना है, और मैं पर्सनल से हट करके मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो मैं इसको याद करने के तरीके में बता रहा हूँ कि ये शाहीन लिखा है ना, शाहीन। जब CAA NRC का जो केस चल रहा था, मामला चल रहा था, तो वहाँ पे शाहीन बाग में कई सारे आंदोलन हुए थे। तो इस तरह से ये शाहीन नाम वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये खलीफा भी है, कहाँ के हैं? UAE के। तो अरब जो है मीटिंग कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई, अध्यक्षता डॉक्टर जयशंकर, और ये शाहीन बाग में यानी कि खलीफा शाहीन के साथ हुई। ठीक, अब यहाँ पे देखना क्या है, इसका कीवर्ड क्या था? ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे सीधे पूछ लेगा कि दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यही संबंधित है। इसमें अरब लीग के जो है 22 सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ जो है अब्दुल, ये सब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली डिक्लेरेशन जो है संयुक्त रूप से अपनाया गया है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पारंपरिक रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है बात हुई है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एक फैक्ट है जो कभी IR पे या एक उस पर UPPCS के मेंस में सिलेबस है ना, इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा के मेंस वाले उस पर हम लिख सकते हैं कि 90 लाख प्रवासी भारतीय जो है कहाँ पे रहते हैं? अरब देशों में। तो उनके कल्याण के लिए भी जो है अरब देशों ने कहा कि भाई हम आपको ध्यान रखेंगे। भारत अरब सांस्कृतिक महोत्सव के तृतीय सत्र का जो है यहाँ पे, तो अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, यानी कि अभी की नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काहिरा में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नाम। किसके? इनके। मतलब यहाँ पे मैं 4 पॉइंट लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 कहाँ हुआ? नंबर 2 में यानी कि जयशंकर साहब और ये विदेश मंत्री जो खलीफा साहब हैं, ये दोनों। इसके बाद जो है तीसरा नंबर दिल्ली डिक्लेरेशन। बस वर्ष 2026 में भारत अरब, ये ठीक है, इतना काम का नहीं है, बस हो गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शेपिंग, इसका जो की मतलब इसका थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, यानी कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो ठीक है, अभी और अच्छी करनी है, तो हम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बात करेंगे और फ्यूचर की जो सरकारें हैं उनको ठीक करना है, बस शेप देना है। कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। और यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण था। यहाँ पे
संख्या नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना है कि हाँ सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था तो हो सकता है कि एग्जामिनर की नज़र यहाँ पे पड़ जाए और इसमें इतने मंत्रियों ने भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। इसलिए करंट अफेयर्स को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर चीज़ें मतलब कहीं से भी दिखती हैं तो हो जाएगा। भारतीय शिक्षिका, इनका क्या नाम है, रुबेल नागी। ठीक है, क्या नाम है फिर से पढ़ने, रुबेल नागी। इनको $1 मिलियन का प्राइस मिला है और इस प्राइस का क्या नाम है, ग्लोबल टीचर प्राइस। ठीक, ग्लोबल टीचर का कोई पुरस्कार है, वो भारतीय शिक्षिका रुबेल नागी को मिला है और इसमें पैसा कितना मिलता है, $1 मिलियन। और इसी समिट के दौरान दिया गया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान। और ये हुई कहाँ पे है, यूएई में हुई। आई थिंक अब इससे ज़्यादा मतलब कोई चीज़ नहीं है जो कि ना मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है एनुअल मीटिंग हुई है और इसका जो की फैक्ट थीम क्या था, संवाद की भावना, है ना, स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स। यानी कि अब संवाद की भावना का मतलब ये है कि भाई दुनिया में इस समय स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है इस मॉडर्न टाइम में, तो क्या हो रहा है कि संवाद नहीं हो रहा है, ये सब मिसाइलें जो है एक दूसरे के ऊपर तान दे रहे हैं। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है बेटा ऐसा करो, सब लोग देखो पैसा यहीं से लेके जाते हो, तो सब लोग जो है इस तरह से आओ कि बातचीत करते रहो, है ना। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पे 56वीं वार्षिक बैठक हुई है, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुए। तो यहाँ पे ये हमेशा दावोस में ही होती है, तो याद रखना है। और डोनाल्ड ट्रंप और ये सब इन नेताओं ने भाग लिया है। भारत से कौन गया था ये पूछ लेता है, तो हमारे एनएसए गए थे अजीत डोभाल साहब। इसके अलावा बहुत सारे लोग गए हैं, तो जैसे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू, कारपोरेट जैसे मुकेश अंबानी, ये सब गए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए अजीत डोभाल नाम इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हुई है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और भारत ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि जो भारत का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में स्किल एसेलरेट कर रहे हैं ना, मतलब कि बढ़ा रहे हैं। जैसे नहीं वो एक्सीलेटर है उसमें, वो एक्चुअली वो गलत उसको पढ़ते हैं, वो यही चीज़ है। स्थापित करने पे जो है क्या बात हुई, स्किल को क्या करना है, जैसे अभी हमारी स्किल ऐसे चल रही है तो स्किल को ऐसे करके बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये सीधा पूछ लेगा और बड़ा कठिन सवाल बन जाएगा कि सीधा सीधा अगर यही पूछ ले कि कहाँ पे ये हुआ है स्किल के लिए, तो ये हमें याद रखना है क्या, जो हमारा कौशल विकास मंत्रालय है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर क्या है, ट्रंप ने इस मंच पे गाजा के लिए अपनी जो है 20 सूत्री कार्यक्रम की वकालत की थी। मतलब ट्रंप का क्या है कि वो बेचारा बहुत मेहनती आदमी, मतलब एक प्लस पॉइंट तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि कुछ भी हो वो सही हो गलत हो वो एक मैटर नहीं है, बट वो मीडिया जब भी उससे पूछती है तो बोलता ज़रूर है, मतलब उसको बोलना है, मतलब वो ऐसा भी नहीं कि नहीं बोलता या कह देता है कि ठीक है, नहीं वो बोलता है, तो ये अच्छा लगता है उसका। बोर्ड ऑफ पीस जो है नामक एक निकाय जो है बनाया गया है और ये हम पहले देख चुके हैं। आई थिंक वीडियो छोटा होगा तो मैं अलग जो और कॉन्फ्रेंस हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लूँगा। 28 मिनट ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और जो है मैं जस्ट उनको मैं क्लिक मतलब वो कर दे रहा हूँ। जैसे काठमांडू कहाँ पे, नेपाल में, कलिंग भारत में है। साहित्य महोत्सव कहाँ पे हुआ, होटल हिमालय नेपाल। ठीक, बस बियॉन्ड बॉर्डर साउथ, ये लिटरेचर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वाड हम देख चुके हैं, क्वाड की जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई, भारत में। और ये 4 लोग रहते हैं, मतलब क्वाड में कौन है, भारत है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन सब के विदेश मंत्री यहाँ पे बैठे थे। वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस वियना में है। इतना मुझे खास नहीं लग रहा है, बाकी आप देख सकते हैं। एससीओ मामले पे ये इम्पोर्टेंट है और ये ऊपर मैं बता भी चुका हूँ। फिर मेडिटेशन लीडर का ठीक है, इतना ये काम का नहीं है। मलेरिया सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। इससे पहले पूछा था ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन कुछ करके था, है ना। डिस्कवरी, डेवलपमेंट और डिलीवरी, मलेरिया एलिमिनेटिंग बियॉन्ड, ये सब तो थीम है इसकी। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, दिल्ली में हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट, और मलेरिया से सभी लोग परेशान हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट। नैसकॉम का जो है ये ग्लोबल ठीक है, इतना काम का नहीं है। एग्रीकल्चर प्रणाली में यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम में महिलाओं पर जो है वैश्विक सम्मेलन हुआ है, तो ठीक है देख सकते हैं, नई दिल्ली में हुआ है, ये इतना काम का नहीं है। और वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस
बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। बार्सिलोना स्पेन में जो है ये हुआ है। तो यहाँ से कौन गए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर आतंकवाद विरोध, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ के लिए भारत और इजराइल का एक जॉइंट जो है वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। JWG का मतलब होता है जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो ये आतंकवाद पे बनाया गया है। तो इजराइल और भारत है, और यहाँ पे भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल है उसका नेतृत्व किसने किया था? विनोद बहाड़े। ठीक है, तो ये विनोद बहाड़े का नाम जो है इनका याद रखना है आपको आतंकवाद विरोध के मामले में। नई दिल्ली में ये बैठक हुई है। फिर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ताज पैलेस नई दिल्ली में। ठीक है, देख सकते हैं इसको। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बायो एशिया, थोड़ा सा अलग लग रहा है बायो एशिया, तो देख सकते हैं इसको, हैदराबाद में हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई, ये हम देख चुके हैं, शेपिंग फ्यूचर। फिर दूसरा बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एआई मतलब अभी तो एआई पे ही बात हो रही, अभी ग्रीन एआई आ गई। तो ग्रीन एआई, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एआई, ये कहाँ पे हुआ है? दुबई में, पुलिस अकादमी में। जायद इंटरनेशनल और ये सब थीम पर्यावरण के लिए एआई। तो ग्रीन एआई का ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ है? दुबई। डेट हो सकता है पूछ ले तो ये जनवरी में हुआ है, बस अब डेट नहीं याद रहेगी, बट जनवरी याद हो सकता है। भारत श्रीलंका का जो है ये सम्मेलन हुआ है कोलंबो और इन सब में। ठीक है, 1 मिलियन फॉलोअर समिट दुबई में हुआ है, और ये भी दुबई में हुआ था। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्रीन एआई को हमने क्या दुबई में मतलब बनाया है, जिसने कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब अपने फॉलोअर्स जो है वो किया हो। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी। तो एग्री फूड सिस्टम एनवायरनमेंट, तो ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट नई दिल्ली में है, सस्य विज्ञान पे है, तो एक बार जस्ट देख सकते हैं। और ये है आपका, यहाँ पे सारे सम्मेलन खत्म होते हैं, आधे घंटे में सम्मेलन खत्म हुए। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, मतलब ये जस्ट एक टेबल है, और मैं इसको कंप्लीट करूँगा, और थोड़ा सा अब मैं तेज़ इसको करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट नाम ही देखने हैं। हंगरी, नेपाल, ये सब यहाँ पे जो, फिर ये मतलब इतने ही है, 9 सिर्फ हमें पढ़ने। 6 महीने में 9 लोगों की तख्ता पलट हुआ है, या सरकार गई है या आई है। कुछ लगभग 6 से 7 डिजास्टर हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ नहीं 11 डिजास्टर है। आप इसको पढ़ लेंगे खुद से। जैसे हंगरी में पार्लियामेंट मियाज, क्या लिखा है? पीटर मयार की पिज्जा पार्टी, नहीं 30 पार्टी। तो पीटर मयार का नाम याद रखना है। एक यहाँ पे यार है और यहाँ पे पिज्जा है। तो ऐसा मान लें कि हमारा जो दोस्त है उसके साथ हम पीटर यहाँ पे पार्टी कर देंगे। ठीक है, तो हंगरी में एक चुनाव हुआ है, और यहाँ पे विक्टर ऑर्बन कोई थे जो 16 साल से बैठे थे, वो उनके शासन का अंत हो गया है। ठीक है, तो अभी ये तीजा पार्टी जो है यहाँ पे आई है, और ठीक है, बस ये पीटर मयार का नाम याद रखना है। ठीक है, हो गया। नेपाल में जनरल इलेक्शन हुए, बालेन शाह को जो है क्या बनाया गया है? नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनी, बालेन शाह को जो है 27 मार्च को शपथ दिलाई गई है। ठीक है, और जनजीव भ्रष्टाचार पे ये तो सब आप जानते होंगे। बांग्लादेश में जो है जनरल इलेक्शन हुए हैं, ये 12 फरवरी की बात है। अभी 12 फरवरी के बाद कुछ होगा करंट में चेंजेस, तो फिर देख लिया जाएगा। तारिक रहमान जो है यहाँ पे 11वें प्रधानमंत्री बनाए गए, और 2024 में यहाँ पे शेख हसीना के हटने के बाद ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 350 में से 210 सीटें जीत ली। कई बार ये पार्टी का नाम ही पूछ लेता है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे, हाँ, चुनाव में संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों के लिए, बहुत गंदा क्वेश्चन बनेगा अगर यहाँ से कोई पूछ लिया तो। वो सीधा पूछ सकता है जुलाई चार्टर किस देश से संबंधित है, तो फिर कीवर्ड हमें मिलेगा नहीं। तो जुलाई चार्टर किससे संबंधित है? संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों के लिए, और वो कहाँ पे? बांग्लादेश में। क्लियर। जापान में इलेक्शन हुआ है, सनाए तकाइची, यहाँ पे जापान की पहली महिला, सीधे सीधे सवाल आएगा यहाँ पे। इंटरनेशनल लेवल पे पहली महिला अगर बनती है किसी भी देश में, तो वो यूपीपीसीएस उसको ढूंढ के ले आता है। मतलब ऐसा लगता है मुझे ढूंढते होंगे कि महिला महिला महिला, अच्छा पहली महिला बस हो गई। बहुत बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। तो जापान की पहली महिला राष्ट्रपति, इससे पहले वो
केन्या का भी पूछ चुके हैं, इससे पहले वो साउथ कोरिया का भी पूछा है, तो जापान का पूछेंगे, सनाए तकाची। और 104वीं प्रधानमंत्री बनी, मतलब कब से बना रहे लोग। और इन्होंने किसका स्थान लिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हो ख़त्म। तो बस ये इतना ही यहाँ पे हम काम का था। बेनिन को मतलब वो क्या कहते हैं उसको, तख्ता पलट, या हाँ तख्ता पलट ही कहते हैं। अटेम्प्ट मतलब शायद लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल तिग्दी, कहाँ का है, बेनिन का। अच्छा, अफ्रीका में तो ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। पास्कल तिग्दी के नेतृत्व में राष्ट्रपति पैट्रिस टालोन की सरकार गिराने का सब जो प्रयास है वो विफल हो गया है। तो अभी क्या होगा, अब इनको जो है ये सब बंद कर देंगे और बहुत मारेंगे। और इसकी बेनिन सरकार को नाइजीरिया ने सैन्य मदद जो है दी थी। शांतिपूर्वक चुनाव में ये सब इतने 90% जो है वोट मिले, मतलब इतना ज़्यादा वोटिंग हो रही, गजब। नए प्रेसिडेंट किसके बनाए गए हैं, UNGA के 21वें सत्र के जो प्रधानमंत्री मतलब वो अध्यक्ष हैं, कौन है, खलीलुर रहमान। ठीक है, खली मतलब जैसे वो नहीं पहलवान हमारे यहाँ। तो UNGA मतलब एक बड़ी संस्था है ना, हैवी, मतलब 200 देशों को, मतलब सोचिए यहाँ 200 लोग जो है बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है वहाँ, तो 200 देशों को, और उनमें कितनी सारी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे कैसा आदमी चाहिए, खाली टाइप का। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। फिर क्या है, गिनी बसाऊ, यहाँ पे भी कुछ सेना ने तख्ता पलट कुछ किया क्या, तो सेना ने राष्ट्रपति उमारो सिसोको एम्बोलो को गिरफ्तार किया। क्या नाम है इनका, उमारो सिसोको एम्बोलो को गिरफ्तार कर सत्ता पर कब्जा कर लिया, गजब। अब सेना ने जनरल जो है हर्ता ईटा ए मान को देश का नया प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, गिनी बिसाऊ है ना, तो ऐसा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 में, और यहाँ पे लिखा है ईटा ए मान हर्ता। अब इसका मुझे बन नहीं रहा, तो कैसे बनेगा, जनरल हर्ता। ठीक है, कुछ हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब लिखा हुआ है एम्बोलो सेनेगल चले गए। इससे पहले एक सवाल था, PYQ का ही सवाल था, कि कोई एक राष्ट्रपति था, वो पूछा था कि वो कैमरून चला गया, कैमरून। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 22 मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा, तो IR की आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। तो कैमरून चला गया, इधर ये सेनेगल चले गए, तो ये हमारे लिए गिनी बसाऊ वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मेडागास्कर में भी तख्ता पलट हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या है, कैप्साइट नाम का कोई यूनिट है, उसने विद्रोह कर दिया और राष्ट्रपति यहाँ से भी भागेंगे। तो मेडागास्कर में क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और यहाँ पे सेना ने विद्रोह कर दिया, मतलब सेना ने ही विद्रोह कर दिया, वाह। तो यहाँ पे एक ऋण नहीं, क्या था, UPSC ने एक बार सवाल पूछा था कि जो नेवी का, मतलब भारत में नेवी का जो विद्रोह था, अंग्रेजों की ताबूत की अंतिम कील, ऐसे कुछ करके एक सवाल बनाया था ना। तो इसी तरह से यहाँ पे सेना विद्रोह कर रही है, यानी कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। कर्नल माइकल, अब इनका नाम तो मैं नहीं पढ़ूंगा, के नेतृत्व में सेना ने सरकारी भवनों पर माइकल, यहाँ पे क्या, मेडागास्कर माइकल। मेडागास्कर कहाँ है, IR को मैप से ही पढ़ना चाहिए। ये है आपका क्या, अफ्रीका, इधर ये मेडागास्कर है। तो राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना देश छोड़कर कहाँ चली गई, दुबई चली गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है एक इस तरह का सवाल आ सकता है कि जैसे अभी भारत में वो आई थी क्या, श्रीलंका नहीं, क्या नाम है, बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी, क्या थी। तो इस तरह से कौन देश कहाँ से भाग के गया, कहाँ पे उसने शरण लिया, तो इस तरह से भी हो सकता है, मैच कराने के लिए दे दे। थाईलैंड में क्या हुआ, यहाँ पे पावर शिफ्ट हुआ है। थ्रेया थाविसिन को हटाए जाने के बाद जो है सिनावात्रा पैंटानगाट, क्या लिखे नाम है, सिनावात्रा को जो है यहाँ पे PM बनाया गया है। ये जब करंट में थी उस समय भी ये न्यूज़ में थी। तो यहाँ पे ये किसकी, थाकसिन सिनावात्रा की पुत्री हैं और सबसे युवा PM है। और मूव फॉरवर्ड पार्टी ने सर्वाधिक जो है वोट जो है यहाँ पे अर्जित किए दूसरे कार्यकाल के लिए, वो हो गई। बस इतने ही यहाँ पे पावर शिफ्टिंग हुई है, इसको आपको 2-3 बार देख लेना, बस हो गया। अभी एक लास्ट बार बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं। फिलीपींस में मिंडनाओ भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र कहाँ था, मिंडनाओ द्वीप था। तो ये पूछ सकता है कि मिंडनाओ द्वीप कहाँ पे है। अब ये मैप में मतलब अच्छे से मैं करूँगा, लोकेट करूँगा मिंडनाओ द्वीप, और उसमें बहुत सारे द्वीप्स हैं, पार्सली, स्पार्टली, ऐसे कुछ करके कई सारे ग्रुप्स हैं ना।
तो फिलीपींस का जो है यहाँ पे, और इसकी जो स्केल है ये 8 का था, मतलब काफ़ी तेज़ था, यानी कि 7.8 मेगावाट, क्या है मेगावाट ही बोलेंगे इसको, तीव्रता का जो है ये विनाशकारी भूकंप था। इंडिया में अगर जो पुराने शहर हैं ना, जैसे कि हर जगह पे पुराना लखनऊ, नया लखनऊ, पुराना कानपुर, नया कानपुर, इसी तरह से पुराना जो है भोपाल, नया भोपाल, तो ये जो पुराने वाले हैं ना, अगर ये 6 का जो मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आता क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर में आता है ना। बट जो अभी जिन शहरों के मैंने नाम लिया यहाँ पे नहीं आएगा, बट अगर आ गया कभी तो ये 6 का जो भूकंप है ये भी सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर देगा, क्योंकि बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा जर्जर। तो भूकंप के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान और इन सब में, न्यू गिनी में सुनामी की चेतावनी दे दी गई। ठीक है, तो क्योंकि इसका सेंटर क्या रहता है, वो मैक्सिमम चीज़ें तो पानी में ही होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे सुनामी भी आती है। और इन्होंने इतने मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे था। तो मिंडनाओ भूकंप ऐसे पूछ लेगा कहाँ पे आया था, फिलीपींस में। ओके, फिर क्या है, साइक्लोन दितवा, दितवा, ठीक है, साइक्लोन दितवा अरब सागर में उठा एक चक्रवात है जिसने दक्षिण भारत को भी प्रभावित किया। तो सिंपल पूछेगा साइक्लोन दितवा कहाँ पे आया है, तो अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव अरब सागर में चक्रवाती तूफान बना। इसका नाम किसने सुझाया था, यमन ने। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और ये बाढ़ की स्थिति। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हम इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा देखते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु, भारत ने श्रीलंका में जो है मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए किया। तो सागर बंधु कैसे याद करेंगे, देखिए हम जैसे कि ये रावण वाला जो केस हो गया था ना उधर, तो इधर से जब सेना गई तो उसने बहुत समझाया कि भाई देखो ये सब गलत चीज़ें हैं, आप एक मतलब हम आपको बंधु मानते हैं और आप जो है माता सीता को छोड़ दो। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर बाद में हमने एक दूसरा ऑपरेशन चलाया, लेकिन पहला ऑपरेशन ऐसे ही मान के चलना है कि सागर बंधु था। ठीक है, श्रीलंका में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ और इतने लोग जो है विस्थापित हुए, तो सागर बंधु याद रखना है। इथोपिया में ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है, और यहाँ पे हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में सदियों बाद जो है यहाँ पे एक्टिव हुआ है। तो इथोपिया के अफार क्षेत्र में हाइली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फटा है, इससे गैस, लावा और ये सब बादल बना, और उत्तर भारत यानी कि दिल्ली सहित है। इथोपिया कहाँ है, इथोपिया, अच्छा ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है, यहाँ से उड़ के इंडिया तक आया, गजब। तो इसलिए ये याद रखना है, मतलब भाई अगर धूल धक्कड़ पहले से ही हमारे दिल्ली में इतना ज़्यादा है और अगर कहीं से उड़ के आया है तो फिर नाम याद रखना। क्या नाम है इनका, हाइली गुब्बी। ठीक है, राख के बादल के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कई बार उनको अपना जो मार्ग है वो डाइवर्ट करना पड़ा, और पिछला विस्फोट जो है कितने साल हुआ, अच्छा कितना कॉन्फिडेंस से लिख देते हैं ना, 10 से 12 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था, कुछ भी मतलब 10 से 12 हज़ार पूर्व, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है कि एकदम एग्जैक्ट बता दोगे। वो भी यहाँ पे मतलब अंतर कितने का, 2000 साल का है 2000 साल का। ठीक है, एर्टा एले ज्वालामुखी यहाँ पे सक्रिय है। तो यह एर्टा एले यानी कि RTA है ना, RTA और एले, ये और हाइली गुब्बी, इन दोनों का सीधा सीधा पूछे नाम तो वही है। साइक्लोन सेनार, ठीक है, सेन्यार, ये कहाँ पे, हिंद महासागर का दुर्लभ और विनाशकारी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये नवंबर में आया था। इसको मैंने थोड़ा मतलब पुराने सब ले लिया क्योंकि ज़्यादा नहीं था ना। सुमात्रा और स्टेट ऑफ मलक्का को पार कर मलेशिया के भूभाग से टकराया। तो ये कहाँ पे आया है, सुमात्रा, स्टेट ऑफ मलक्का, यानी कि आसियान वाला जो देश एरिया है ना उधर आया। 1500 लोग मारे गए, यानी कि बहुत खतरनाक था ये, विनाशकारी लिखा तो है इस पर। तो 1500 लोगों की मौत यहाँ पे हो रही है, इट मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है हमारे लिए। सेन्यार याद रखना है। UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसका नाम जो है सुझाया गया है। ऊपर वाले का क्या, यमन, किसने किया था, यमन ने किया था, क्या नाम था, दितवा। तो यहाँ पे मलेशिया और इन सबको भूस्खलन ये हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, विनाशकारी मेलिसा, कैरिबियन द्वीपों में तबाही मचाने वाला कैटेगरी 5 का ये तूफान था। तो अटलांटिक महासागर का
13वां नामित जो है तूफान था, मतलब कैटेगरी 5 का था ये, और 305 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, मतलब 305 किलोमीटर। वो मूवी आई थी ना, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें जो कारें चल रही थी तो वो उसमें ऐसा रियल बताया गया है कि उनकी स्पीड लगभग इतनी ही थी। और उसमें एक एक्टर था, उसकी एक्सीडेंट हो गया था, मतलब रियल में एक्सीडेंट हो गया था, वो डेथ भी हो गई थी, तो उसकी भी स्पीड ऐसे ही बताई गई थी। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है, मेलिसा। ठीक है, तो फास्ट एंड फ्यूरियस में कौन थी, एक कोई जस्ट नाम बना देते हैं कि मेलिसा कोई एक्ट्रेस थी, वो इस रफ्तार में क्या चला रही थी, कार। और ये जमैका, हैती, क्यूबा, बहामास, बरमूडा, इन सब में तबाही मचाई और 90 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इनकी डेथ होती है। जमैका की 18वीं शताब्दी में ब्लैक रिवर चर्च को भारी नुकसान हुआ है। 18वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक संरचना है ब्लैक रिवर चर्च, जमैका और इन सब में डिजास्टर एरिया घोषित कर दिया गया। इतना काम का नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि ये कैटेगरी 5 का है, अटलांटिक में आया है, 13वां नामित जो तूफान है, और इसका नाम है हरिकेन मेलिसा। हरिकेन मेलिसा हो गया। साइक्लोन मोंथा, ये कहाँ है, ये 2025 का है, बंगाल में आया था, थाईलैंड ने इसका नाम दिया था। मोंथा का अर्थ होता है सुंदर फूल। टाइफून कालमेगी, उत्तर कोरिया सीगल, टीनो इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर कोरिया ने इसका नामकरण किया था, स्थानीय नाम इसका टीनो है। और यहाँ पे फिलीपींस को और वियतनाम, थाईलैंड को बहुत नुकसान हुआ है। फिलीपींस में जो है ये भूकंप आया है, ये हम देख चुके हैं। सुपर टाइफून रगासा, ये कहाँ पे है, फिलीपींस के नांडो, मतलब इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पे लगभग 40 लोगों की जो है डेथ होती है। अचानक तीव्र हो जाना, यानी कि ये एक चक्रवात था, क्या नाम था, रगासा। ठीक है, फिर अफ़गानिस्तान में भूकंप आता है और 6 पॉइंट, ये यहाँ पे पॉइंट लग गया है, 6 पॉइंट, ये मर्केली स्केल पे था और स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे 2200 लोग से अधिक जो है मौतें होती हैं और 3600 लोग घायल हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी इसके झटके मिले थे। तो इसमें तो इस तरह से सवाल नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पे पूछ सकता है कि कुनार और ये लगमान, नूरिस्तान, ये कहाँ पे हैं, तो इस तरह से कुछ प्रांत पूछ सकता है। और रसिया के कमचटका में अर्थक्वेक आया था कब, 2025 में, पिछले साल जुलाई में। और ये कितना था, 8.8 था। कमचटका तट पे जो है 119 किलोमीटर दूर गहराई में ये 35 किलोमीटर था। तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तो ठीक है, बस इतना कमचटका में, तो इतना यहाँ से सीधा सवाल नहीं बनेगा। जो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एक बार जस्ट, रगासा हो गया, फिलीपींस का हो गया, टाइफून कालमेगी, ये इम्पोर्टेंट है, साइक्लोन मोंथा हो गया, मेलिसा हो गया, कैरेबियन देशों में तबाही मचाने वाला ये 5 का मेलेसी हो गया, और इसके बाद सेन्यार हो गया, और ये हाईली गुब्बी, बस। दितवा, मिंडनाओ हम देख चुके हैं, और दितवा, बस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा होता है कंप्लीट, और ये लगभग 25 पेजेस थे। अब आपको करना क्या है कि मैंने जो इधर एक ये बनाया हुआ है, जैसे ये है ना, अब यहाँ पे आपको रिकॉल करना है, इसको बोलते हैं एक्टिव, ये PDF फाइल मैं अलग से बना के डाल दूँगा, एक्टिव रिकॉल। तो हम यहाँ पे मिंडनाओ में जो भूकंप आया है, इस पे जो भी हमें फैक्ट अभी तक पढ़े हैं उनको याद करके लिखने की कोशिश करेंगे। दितवा साइक्लोन कहाँ पे आया था, हाईली गुब्बी में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में जो है, सेन्यार साइक्लोन के बारे में, मेलिसा के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम एक बार रिकॉल करके लिख लेते हैं तो फिर चीज़ें हमें याद रह जाती हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।